नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल हिंदी भाषा बोध पर हिंदी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। वार्तालाप किया जाता है विभिन्न विषयों पर और विभिन्न टॉपिक्स पर यहाँ पर बातचीत की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक महान कहानीकार, महान उपन्यासकार हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, उनसे जुड़े हुए कहानियाँ और उपन्यास किसी न किसी परीक्षा में, यूजीसी नेट में, किसी भी पीएससी की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। उसके अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे नशा कहानी के बारे में, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी एमपीपीएससी के कहानी टॉपिक्स में है और इस पर हम बातचीत करेंगे, जिस पर विस्तृत जानकारी लेकर हम इसके हर पहलू पर बातचीत करेंगे। तो इसके आधार पर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय ज्ञात करते हैं। लेखक का परिचय किस प्रकार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनका जो जीवन परिचय है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। भारत के ये उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार 1880 से 1936 तक माना गया है। वास्तविक नाम इनका धनपत राय था। एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक, हंस पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। इनका जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, लमही गांव में, 1880 में। ये याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म। 31 जुलाई 1880 में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से 4 मील दूर एक लमही गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह असफल हुआ, दूसरा विवाह इनका शिवरानी देवी से हुआ था, आप सभी को ज्ञात है, जो कि प्रेमचंद घर में लिखा था। उन्होंने जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी ने, इन्हीं के बारे में लिखा था पूरा उन्होंने। और इसके अलावा इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनकी रचनाएं एक बार सुन लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी हैं और सारी ही महत्वपूर्ण हैं। तो उपन्यास इनके जो थे, असरारे महाविद के बाद हम खुरमा व हम सबाब, किशना, रूठी रानी, जलवाए ईसार, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, अहंकार, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण था, इनके पुत्र अमृत राय ने उसे पूरा किया था। एक बार और पढ़ लेते हैं। जो हिंदी के उपन्यास हैं वो जरूर हमें पढ़ना चाहिए। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला भी 1925 में, कायाकल्प 1926 में, प्रतिज्ञा 1927 में, गबन 1928 में प्रकाशित हुआ था, कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ था और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। मंगलसूत्र आप सभी जानते हैं कि अपूर्ण रह गया था उनकी मृत्यु के कारण, उनके पुत्र ने उसको पूरा किया था और इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था उनके बेटे के द्वारा। अब इनके कहानी संकलन भी बहुत सारे हैं। मानसरोवर प्रमुख रूप से इनके कहानी संकलन है, कहानी संग्रह है, उनमें बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं।
जैसे कुछ दो चार हम पढ़ लेते हैं। अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलगोजा, आखिरी मंजिल, पूस की रात, आल्हा, इज्जत का खून, ईदगाह, पंच परमेश्वर, समर यात्रा, मिलाप, मोटेराम जी शास्त्री, स्वर्ग की देवी, राजहट, सौत, होली की छुट्टी, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूँ, दूध का दाम, कफन, कप्तान साहब, कर्मों का फल, मंदिर, दुर्गा का मंदिर, नादान दोस्त, निर्वासन, पंच परमेश्वर, पत्नी से पति, मंदिर और मस्जिद, शूद्र, शराब की दुकान, शादी की वजह, शांति देवी, स्त्री और पुरुष। इतनी सारी कहानियाँ इनकी थीं और आपको और पढ़ना है। अब एक कहानी तो यही है नशा कहानी, और नशा कहानी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं पहले कि नशा कहानी कहाँ से आई और किस संग्रह में इसका संकलन है। तो नशा कहानी जो है वो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। मानसरोवर भाग 1, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 5 अनुच्छेदों में बटी हुई कहानी है। 5 अनुच्छेद हैं इसके, याद रखिएगा, 5 अनुच्छेद हैं। पात्र इसके ईश्वरी है, वीर है, रियासत अली है, हाँ राम हरख है और ठाकुर हैं। महत्वपूर्ण पात्रों के नाम लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए। ईश्वरी, वीर, रियासत अली, राम हरख और ठाकुर। और जो स्थान इसमें बताए गए हैं वो इलाहाबाद है, जिसे प्रयाग कहा गया है। प्रतापगढ़ भी इसमें दर्शाया गया है, मुरादाबाद, लखनऊ और कलकत्ता। इसका विषय जो है ये किस प्रकार का नशा है, तो अमीर होने का एक प्रकार का जो नशा होता है, जब व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं तो वो एक अलग चाल ढाल में रहने लगता है। एकदम से किसी गरीब को पैसे वाले की संगत में, पैसे वाले के घर में रखा जाए तो उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, आप याद रखिएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 में क्या क्या बात हुई है। 5 अनुच्छेद हैं, तो वीर, एक अनुच्छेद जो प्रथम है उसके अंतर्गत क्या क्या है। वीर और ईश्वरी का प्रयाग में रहना बताया गया है। ज़मींदारों को वीर जो है, ज़मींदारों को हिंसक पशु, जोंक और बंझा बोलता है। बहस करता है ईश्वरी से, उसके बदले में ईश्वरी उसे ज़्यादा जवाब नहीं देता। ये दोनों एक साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। ईश्वरी के साथ दशहरे की छुट्टी में वह अब उसके गांव मुरादाबाद जाता है। ईश्वरी के गांव मुरादाबाद जाता है वीर। अनुच्छेद 2 में रेलगाड़ी में सेकंड क्लास के सफ़र करते हैं दोनों, और ईश्वरी के साथ वह कैंटीन का खाना खाता है वीर। मुरादाबाद पहुंचने पर 2 भद्र पुरुष और 5 बेगार द्वारा इन लोगों को लेने स्टेशन पर पहुंचना बताया है, और इसकी तारीफ़ें की गई हैं। वीर की तारीफ़ करी है झूठी ईश्वरी ने, इसको जमींदार बता दिया है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है वीर का ईश्वरी के घर पहुंचना। ईश्वरी के घर नकली कुंवर बनकर नौकरों से काम करवाता है वीर, और उन्हें डांटता डपटता है, और एक अलग प्रकार का जीवन जीता है जिससे उसे अपने दिमाग में नशा हो जाता है पैसे का। अनुच्छेद 4 में ईश्वरी के साथ सैर सपाटे, कुश्ती, शिकार आदि में उसका समय व्यतीत होता है, और नौकरों पर फिर से वो ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। पहले तो वो बोलता है कि अमीर लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जब वो अमीरों के घर में जाके रहता है तो वो भी उनके जैसा ही स्वभाव करने लगता है और ज़्यादा ख़राब व्यवहार करने लगता है नौकरों से। जबकि ईश्वरी तो कम ही ख़राब व्यवहार करता है, ना के बराबर ख़राब व्यवहार करता है, लेकिन उसके घर में रह के वीर का व्यवहार बहुत ख़राब हो जाता है नौकरों के प्रति। अनुच्छेद 5 में छुट्टी समाप्त होने पर प्रयाग वापस आ जाते हैं, दोनों आते हैं, रेल का सफ़र करते हैं। प्रयाग क्या है? प्रयाग जहाँ पर वे दोनों पढ़ रहे हैं। प्रयाग वापस आते हैं। वापस आते समय ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, सामान्य दर्जे में ये दोनों सफ़र करते हैं। ईश्वरी द्वारा वीर को डांटा जाता है क्योंकि वो लड़ाई कर लेता है वहाँ पे ट्रेन में।
तो ऐसे इसका सारांश भी है और अब हम इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ईश्वरी एक जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। ये कौन कह रहा है? बीर। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता था। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल की अच्छी तरह सफाई नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। किसे कहा है प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय? ईश्वरी को कहा है बीर ने। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे, न घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं तो जमींदारी का कहीं पता न लगे। ये वाक्य देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये असामी और जमींदार वाला पूछा जा सकता है। ईश्वरी ने वीर से कहा है। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? उसने कहा, मैं यही समझता हूँ। वीर कहता है, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। अब ये दूसरा अनुच्छेद चालू हो गया है। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ़्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते।
मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह वेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो शासन शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। ईश्वरी बोलता है, तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? वीर बोलता है, जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। व्यंग्यात्मक लहजे में बोलता है। गाड़ी चली, डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी थी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष और 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। यहाँ तक अभी तक 2 पात्र चल रहे थे, ईश्वरी और वीर। तीसरा पात्र रियासत अली था और दूसरा ब्राह्मण था राम हरक। चौथा पात्र राम हरक हो गया। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्र से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौए होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वर ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फ़ीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है। पर आपकी सूरत तो देखो, तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी, यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था। मैं शह सवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। अनुच्छेद 2 समाप्त हो चुका है। अब तीसरे अनुच्छेद में क्या होता है देखते हैं। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए थे, थक गए होंगे।
ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का प्रयास किया करता था, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंची पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाँट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाँटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। पहले की जगह पहने होगा। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। चौथा अनुच्छेद। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी के बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा चलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज़ न हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुँह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप को जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं यहाँ स्वराज तो आ जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, जब जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर दें। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं। सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। 5वां जो पात्र है, ये ठाकुर पात्र के रूप में आया है। पहला ईश्वरी, फिर बीर, फिर रामहरक और रियासत अली और ठाकुर। अब 5वां अनुच्छेद पर आ जाते हैं।
छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मेहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे की जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे, सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और एक दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं। खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वाट एन इडियट यू आर वीर। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। तो ये थी मित्रों कहानी नशा, और आशा है आपको सहायता मिलेगी। इसके अंतर्गत हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखा और उनकी कुछ संग्रह और कहानी संग्रह, उपन्यास पर बातचीत की, उनकी जानकारी ली और नशा कहानी पूरी पढ़ी। आशा है कि आपको सहायता मिलेगी अपनी परीक्षा में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको साझा कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।